हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 3 यानी ऊष्मा के बारे में जानेंगे। ऊष्मा का इंग्लिश क्या होता है तो हीट यानी चैप्टर 3। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऊष्मा यानी चैप्टर 3 के, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अंकित स्टूडेंट क्लासेस को। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 3 यानी ऊष्मा के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर का नाम क्या है तो ऊष्मा। चैप्टर का नाम क्या है तो ऊष्मा। अब सबसे पहले देखते हैं ताप। थर्मामीटर से मापते हैं ताप को। किससे मापते हैं तो थर्मामीटर से नापते हैं ताप को। ताप को किससे मापते हैं तो थर्मामीटर से नापते हैं। आगे चलिए देखते हैं। हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं। हमारे जो शरीर का तापमान होता है किससे मापते हैं तो डॉक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हमारा शरीर का तापमान किससे मापते हैं तो डॉक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन में आपका क्या बोल रहा है तो नेक्स्ट लाइन में डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा द्रव के रूप में भरा रहता है। डॉक्टरी थर्मम क्या भरा रहता है तो पारा द्रव के रूप में भरा रहता है। यानी पारा किसके रूप में भरा रहता है तो द्रव के रूप में भरा रहता है। नेक्स्ट लाइन आपका क्या बोल रहा है तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तापमान को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तापमान को हम लोग दो चीज़ों में मापते हैं। पहला सेल्सियस यानी सी, या फ़ारेनहाइट यानी एफ, इसमें मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा हुआ डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। यानी डॉक्टरी थर्मामीटर में कहाँ से माप सकते हैं? अगर सेल्सियस में है तो 35 से 42, अगर यही फ़ारेनहाइट में है तो 94 से लेकर 108, यानी लगभग मनुष्य का तापमान 97 फ़ारेनहाइट लगभग रहता है और सेल्सियस में 38। ठीक है, ये नॉर्मल इंसान का रहेगा। चलिए प्रयोगशाला में तापमापी का परिसर यहाँ 100 होना चाहिए, 10 लिखा गया। यहाँ आप ध्यान देंगे 100 से 110 सेल्सियस के बीच में होता है। यानी प्रयोगशाला में जो तापमापी परिसर होता है 100 से 110 सेल्सियस के बीच में होता है। इसमें किसी भी वस्तु का तापमान मापते हैं। यानी किसी भी वस्तु का तापमान मापने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 100 से 110 होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपको देख सकते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण गर्मी वस्तु से ठंडा वस्तु की ओर होता है। यानी जो गर्म वस्तु होता है उससे ठंडा वस्तु की ओर ऊष्मा का जो तापमान होता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ। ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ। चलिए पहला विधि को पढ़ते हैं। पहला विधि आपका क्या है तो पहला विधि आपका है चालन। पहला विधि का नाम क्या है तो चालन। पहला विधि का नाम क्या है तो चालन। इसमें ऊष्मा का संचरण एक कोण से दूसरे कोण के आपस में संपर्क से होता है। यानी ऊष्मा का जो चालन है कैसे होता है तो ऊष्मा का जो चालन है, ऊष्मा का जो संचरण होता है एक कण से दूसरे कण के आपस में संपर्क से आगे बढ़ते हैं। मतलब एक कण और दूसरे कण क्या रहता है, एक दूसरे से सटा रहता है, उसमें ऊष्मा का चालन होता है। ठीक है, ये ठोस धातु और पारा में होता है। ठोस धातु और ये सब, इसका एग्जाम्पल पारा हो जाएगा। चलिए सेकंड विधि क्या है तो संवहन। सेकंड है संवहन। यानी ऊष्मा का संचरण वह विधि है जिसमें ऊष्मा वस्तु के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गर्म कणों एवं स्वयं स्थानांतरण होती है। जैसे पारा को छोड़कर सभी गैस। यानी ऊष्मा का जो संचरण होता है, ऊष्मा का जो संचरण होता है, ऊष्मा क्या होता है, संचरण होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संवहन किसको बोलते हैं तो वह ऊष्मा संचरण के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गर्म कण के स्वयं स्थानांतरण से होती है। या गर्म कण के जो स्थानांतरण से होती है उसको क्या कहते हैं, संवहन। यानी पारा को छोड़कर सभी गैसें एवं द्रव। पारा को छोड़कर सभी गैस एवं द्रव, इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, पूछता है आपको एग्जाम में। चलिए आगे विकिरण। आगे थर्ड नंबर में क्या है तो विकिरण। आगे थर्ड नंबर में आपका है विकिरण। थर्ड नंबर में क्या है तो विकिरण। थर्ड में क्या है तो विकिरण। इस विधि में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम द्वारा गर्म होती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में बिना किसी माध्यम, मतलब किसी के सहायता के बिना ही चले जाते थे, उसको क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जिससे किसका स्थानांतरण, ऊष्मा। और ऊष्मा का चालक होता है, वो क्या होता है, ऊष्मा का चालक। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं।
जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता वह ऊष्मा का कुचालक होता है। जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे चालक कहते हैं, जिससे नहीं स्थानांतरण होता उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, इस सब में क्या होता है जो करंट जा सकता है, और लकड़ी, प्लास्टिक, इस सब में करंट नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि से वह ऊष्मा का चालक होता है, यानी जो ऊष्मा का जो संचरण है चालन विधि से होता है उसे क्या कहते हैं तो चालक कहते हैं। संचरण का जो चालन विधि है क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जिसमें ऊष्मा का संचालन चालन विधि से नहीं होता वो कुचालक कहलाता है, यानी चालन विधि से जो नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, कुचालक, उसे कुचालक कहेंगे। चलिए, जल तथा वायु ऊष्मा की कुचालक है। जल तथा वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु विषमरोधी है, मतलब उसका जो विरोध करता है उसको क्या कहता है, विषमरोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल और वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। जल और वायु में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते आगे है। वायुमंडल की हवा संवहन द्वारा गर्म होती है। वायुमंडल की जो हवा है किसके द्वारा गर्म होती है तो संवहन द्वारा गर्म होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। समुद्र समीर संवहन द्वारा दिन में समुद्र की ठंडी हवा तटीय क्षेत्रों की ओर बहती है, उसे समुद्री समीर कहते हैं। यानी जो समुद्र में होता है, जो ठंडी हवा होता है जो तटीय क्षेत्रों में बहता है उसे क्या कहते हैं, समुद्री सीर कहते हैं। चलिए थल समीर क्या है तो संवहन द्वारा तटीय क्षेत्रों में ठंडी हवा रात में समुद्र की ओर बहती है। यानी जो तटीय क्षेत्र है अगर ठंडी हवा रात में बह रहा है तो थल समीर कहलाता है। जैसा कि आप सब एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल है थल समीर का, और ये एग्जाम्पल किसका था आपका समुद्री समीर का। ये समुद्री समीर, ये थल समीर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका है गर्मी में सफ़ेद और हल्के वस्त्र पहनना चाहिए क्योंकि सफ़ेद रंग ऊष्मा को परिवर्तित करता है। गर्मी में देखते होंगे आप सभी ज़्यादातर सफ़ेद कलर के ही कपड़े पहनते होंगे, जिससे ऊष्मा का संचरण कम होता है, यानी उसमें परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण इस गर्मी थोड़ी कम अनुभव होती है। ठंडी में काला और गहरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काला और गहरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है। काला रंग क्या करता है तो ऊष्मा को अवशोषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी, ऊन क्या है ऊष्मारोधी है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी शरीर में हीट होती है, जिससे हमें ठंडी कम लगेगी। ऊन रेशों के बीच वायु रहती है। ऊन रेशों के बीच वायु रहती है जो हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर निकलने देती है, हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर निकलने देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है ठंडे में एक मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबल ज़्यादा गर्मी पहुंचाता है क्योंकि दोनों कंबल के बीच वायु की परत होती है, यानी वायु क्या होता है एक से दूसरे तक जा नहीं पाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, यानी विकिरण द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है किसी भी माध्यम में आवश्यकता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से हमें ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचाता है। सूर्य से हम ऊष्मा तक विकिरण द्वारा पहुंचाता है, यानी जो सूर्य से हम तक ऊष्मा जो होता है विकिरण के द्वारा पहुंचता है। यानी जो सूर्य से जो हमें गर्मी प्राप्त होती है किसके द्वारा होती है, विकिरण के द्वारा होती है। उदाहरण अंगीठी, हीटर, चूल्हा के पास बैठने से गर्मी का अनुभव होना। सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्यम नहीं है, निर्वात है। क्या है, निर्वात है। सूर्य और पृथ्वी के बीच निर्वात है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर है, आप क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका ऊष्मा और पहला क्वेश्चन आपका क्या है तो ऊष्मा और चालक विरोधी में अंतर स्पष्ट किया। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इस सब का क्वेश्चन का आंसर आप सबको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगला आपका चैप्टर गति और समय। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका तो गति।